Morning student, we are doing to start chapter 3 nationalism in India. It is our 7th video of this chapter. In this chapter today we will discuss about rich peasant, business class, industrial working class and poor peasants and limitation of CDM. CDM मतलब सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट के बारे में हमने कल क्या पढ़ा था कि जो स्वराज है, स्वराज का मीनिंग जो था अलग अलग जो वर्किंग श्रेणी है या फिर पीजेंट है या फिर अलग अलग है, उन्होंने क्या उसका मीनिंग लिया था। और जो है जो सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट था वो जो है विड्रॉ हो गया था क्योंकि एक जो घटना हो गई थी, वायलेंट हो गई थी बेटा ये वाली। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये जो स्वराज का मीनिंग है वो जो है रिच पीजेंट के द्वारा उसका मतलब क्या लिया गया था और पुअर पीजेंट के द्वारा उसका मीनिंग क्या लिया गया था बेटा। ठीक है, रिच पीजेंट जो थे बेटा, जो गुजरात के किसान थे वो ज्यादा कमर्शियल क्रॉप को जो है वो ग्रो कर रहे थे, तो उनको बहुत ज्यादा फाइट करना पड़ रहा था क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन की वजह से उनकी जो सामान है या उनके जो गुड्स हैं वो सेल नहीं हो रहे थे, उनकी कीमतें कम हो चुकी थी। तो उनके अकॉर्डिंग जो था स्वराज का मीनिंग जो था उनके ऊपर जो था ग्रेट डिप्रेशन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था और उनका मतलब था कि स्वराज वाज अ फाइट अगेंस्ट द रेवेन्यू, यानी कि उनका मतलब जो स्वराज से था वो क्या था कि फाइट अगेंस्ट द रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू के अगेंस्ट उनकी फाइट थी कि रेवेन्यू हमने नहीं देना, लेकिन उनको बहुत ज्यादा घाटा पड़ रहा था, लेकिन फिर भी उनको रेवेन्यू जो है वो चुकाना पड़ रहा था। एंड सो व्हेन सीडीएम सेकंड स्टार्टेड दे रिफ्यूज इट, यानी कि जब सेकंड जो सीडीएम सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट शुरू हुई थी तो उन्होंने रिफ्यूज किया, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। एंड सेकंड है पुअर पीजेंट। पुअर पीजेंट जो थे, छोटे छोटे किसान थे बेटा, उनके ऊपर क्या असर पड़ा क्योंकि वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड के अंदर काम कर रहे थे और लैंडलॉर्ड के अंदर काम करने के अकॉर्डिंग उनको फिर भी मतलब जो है जो टैक्स है, जो लैंड के ऊपर टैक्स था वो बड़े बड़े जिम्मेदारों को चुकाना पड़ रहा था, तो उनके हालात में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी। तो As depression continued, they found difficult to pay their revenue। मतलब ये जो ग्रेट डिप्रेशन था उसकी वजह से वो ये जो रेवेन्यू जो था वो चुका नहीं पा रहे थे। और बट कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट देम, कांग्रेस भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी क्योंकि कांग्रेस के सपोर्ट कौन कर रहा था? इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट, बड़े बड़े जो जिम्मेदार थे वो कर रहे थे, तो वो छोटे किसानों की तरफ उनका ध्यान नहीं गया। तो इनके अकॉर्डिंग भी ये था कि फाइट अगेंस्ट रेवेन्यू बेटा। एंड बिजनेस क्लास के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था बेटा? ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट मेड ह्यूज प्रॉफिट, यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ या सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया क्योंकि उस समय डिफेंस जो टूल बन रहे थे तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया था। लेकिन बट colonial policies restricted business activities, so they wanted policies which supported them। लेकिन जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी वो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही थी, उनके बिजनेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही थी, जिसकी वजह से मतलब वो जो पॉलिसीज वो फॉलो कर रहे थे, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, तो वो वैसी पॉलिसीज चाहते थे जिससे उनके बिजनेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना लगे। Indian Industrial and Commercial Congress established in 1920। ये जो इंडियन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कांग्रेस थी वो 1920 में एस्टैब्लिश हुई। और एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि FICCI की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये जो स्टैब्लिश हुई थी 1927 और इनको लेड कौन कर रहा था? बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, परषोत्तम दास और जो है परषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड GD बिरला इनको सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, दे गेव फाइनेंशियल सपोर्ट टू सीडीएम। और ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे ये भी सिविल डिसऑर्डर को जो है सपोर्ट कर रहे थे, फाइनेंशियली उनको हेल्प कर रहे थे। और एंड रिफ्यूज टू बाय एंड सेल इम्पोर्टेड गुड्स, और मतलब जो है इम्पोर्टेंट गुड्स को बेचने जो है खरीदने के लिए और बेचने के लिए भी रिफ्यूज कर रहे थे।
सो रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस वुड नॉट लॉन्गर एग्जिस्ट। अब ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी मतलब ज्यादातर जो है वो बिजनेस के ऊपर ज्यादातर लंबे समय तक नहीं रहने देना चाहते थे, तो उनके लिए जो था बिजनेस क्लास के लिए भी सीडीएम का, इनके सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट का इनके ऊपर भी कोई ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा था और इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। एंड नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास में क्या था, they did not participate in CDM except नागपुर रीजन। देखो बेटा ये जो इंडस्ट्रीज थे वो भी मतलब जो है सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ नागपुर रीजन में जब वहां पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और जिन भी इंडस्ट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था बेटा तो वो गांधी जी को फॉलो करते थे और गांधी जी के अकॉर्डिंग उन्होंने जो विदेशी चीजें थी उनका बायकॉट किया था। ठीक है, गांधी जी के अकॉर्डिंग जो उन्होंने कहा वो उन्होंने ऐसा किया। Their own movement was against low wages and poor working condition। लेकिन जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी उनकी जो इनकी प्रॉब्लम क्या थी, उन्होंने जो पार्टिसिपेट क्यों किया था सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट में, जब भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया उनका ये था कि उनको जो ऑनर है, जो उनके मालिक हैं, उनको लो वेजेस देते हैं और उनकी जो वर्किंग कंडीशन है, जिस हालात में वो काम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा पुअर है। ठीक है, तो उनके खिलाफ थे और उनका मीनिंग ये था कि स्वराज अगर मिलेगा हमें तो हमें हमारी जो वर्किंग कंडीशन है वो इम्प्रूव होंगी और हमारे जो वेजेस हैं वो भी पहले से बेटर हो जाएंगे। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। अब इसमें जो है सिविल डिसऑबीडिएंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, वुमेन्स ने किया था, तो इन्होंने देखो इस मूवमेंट में जो औरतें थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। दांडी मार्च के दौरान वो गांधी जी के साथ 1000 के करीब जो औरतें थी उनके साथ जुड़ी हुई थी और बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही उन्होंने शिद्दत से प्योर जो सॉल से उन्होंने इस मूवमेंट का साथ दिया था और अपने घर से मतलब निकल पड़ती थी गांधी जी की एक आवाज देने पर ही, उनको सुनने के लिए गांधी जी को वो अपने घर से बाहर निकल पड़ती थी बेटा। और बहुत सारी वुमेन्स थी इस मूवमेंट के दौरान जो है सिविल डिसऑबीडिएंट मूवमेंट के दौरान जेल में भी गई थी बेटा। ठीक है, एंड लिमिटेशन ऑफ सीडीएम, यानी कि जो सिविल डिसऑबीडिएंट मूवमेंट का जो लिमिटेशन थी, कमियां क्या थी। कांग्रेस लगातार जो थे बेटा दलितों को, जो पिछड़ी हुई श्रेणी है उनको जो है बेटा इग्नोर करती जा रही थी, क्योंकि पैसा उनके जो मूवमेंट थी पैसा कौन दे रहा था, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज दे रहे थे, बड़े बड़े जिम्मेदार दे रहे थे और जो छोटे वर्किंग क्लास थी वो उनको कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर रही थी। अगर वो इनकी हेल्प करते तो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं या फिर जिम्मेदार हैं वो उससे नाराज हो जाते, तो वो उनकी जो मूवमेंट थी वो कहीं हद तक बिल्कुल भी सक्सेसफुल ना होती। तो mid 1920 Congress was most visible as Hindu dominated party, so Muslims started keeping away। अब देखो जब 1920 के अगर मिड की बात करते हैं तो कांग्रेस जो थी एक हिंदुओं का दल था, बड़े बड़े जो अमीर लोगों का दल था बेटा। तो उस समय जो मुसलमान थे, मुसलमान मिनोरिटी में थे, तो उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि हम इसमें मर्ज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो हिंदुओं का दल है, हिंदुओं का ग्रुप है, बड़े बड़े हिंदुओं का ग्रुप है, तो हमें यहाँ पर मिनोरिटी वाली फीलिंग आ रही है, तो वो उनसे अलग होना शुरू हो गए, दूर होना शुरू हो गए। और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे बेटा उन्होंने जो है बोला कि हमारे लिए एक अलग से, मुसलमानों के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो उस मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, एस्टैब्लिशमेंट हुई 1920 में। मुस्लिम लीग में ही ये जो है पाकिस्तान और इंडिया को बांटने की बात की गई थी बेटा। अब उसके बाद आता है पूना पैक्ट। अब पूना पैक्ट में क्या है, पूना पैक्ट पूना पैक्ट था बेटा 1932 में साइन हुआ था बेटा। ये सितंबर 1932 में साइन हुआ था। पूना पैक्ट क्या था, पूना पैक्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए के अलग से रिजर्वेशन की मांग की, लेकिन उनको लगा कि दलितों के लिए कोई काम नहीं हो रहा। महात्मा गांधी जो है वो मतलब हिंदुओं के लिए ज्यादा कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए ज्यादा मतलब मुसलमान यूनिटी तो लाना चाहते हैं, लेकिन
क्या वो दलितों के लिए उतना काम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो दलितों के लिए अलग से जो है उन्होंने मतलब एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें उन्होंने बोला कि मतलब पूना में, तो उन्होंने कहा कि दलितों के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो इस बात पे महात्मा गांधी जो थे वो नाराज हो गए। उनको लगा कि अगर इनके लिए रिजर्वेशन होगी तो बाकी जो लोग हैं वो उन लोगों में जो इनके मुसलमान है, हिंदू है या दूसरे लोग हैं, उनमें यूनिटी नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से वो नाराज हो गए और उन्होंने अनशन मतलब जो उन्होंने व्रत रखना शुरू कर दिया, और मरणोपरांत तक मतलब व्रत रखेंगे जब तक वो मरते नहीं, जब तक ये डिमांड मतलब जो है वो वापस नहीं ले आती। लेकिन इसके ऊपर साइन हो गए और पूना पैक्ट जो था वो 1932 में साइन हुआ था। और इट गेव डिप्रेस क्लासेस रिजर्व सीट्स, यानी कि इस ये जो पूना पैक्ट था इसने बेटा प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बेटा क्या किया, उसमें रिजर्व सीट जो थी वो दलितों के लिए रखी गई थी। और बट दे जो है दो वांट टू जनरल इलेक्टोरेट, लेकिन वो जनरल इलेक्टोरेट में पार्टिसिपेट कर सकते थे बेटा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक था, लास्ट टॉपिक है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में क्या था कि इसमें जो लोग थे, सारे के सारे जो लोग थे यूनाइट होके लड़े थे। मतलब चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो मुसलमान थे, चाहे वो सिख थे, तो वो यूनाइट होके लड़े थे। उन्होंने बहुत ही सेक्युलर रूप में मतलब इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। कैसे किया था कि जैसे भारत माता का एक सिंबल लिया गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की इमेज जो है वो प्रिस्क्राइब की थी और वंदे मातरम जो गीत था उन्होंने लिखा था बेटा। तो ये जो एक मतलब लोगों के बीच में फोक सॉन्ग, उनके कल्चर, उनकी हिस्ट्री जो कॉमन थी, उनको लेके आगे बढ़े, तब जाके हमें ये जो है इंडिपेंडेंट मिली थी। फोक सॉन्ग लाइक जो पैट्रियोटिक सॉन्ग है, एक सॉन्ग अगर बजने लग जाता है तो सभी में पैट्रियोटिक फीलिंग आ जाती है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये जो सॉन्ग है ये पैट्रियोटिक सॉन्ग है। जब भी बजता वह सुनाई देता है हमारे अंदर वैसे ही पैट्रियोटिक फीलिंग आ जाती है। तो ये जो सारा कुछ जो था बेटे एक सभी लोगों की यूनिटी की वजह से हुआ। ये जो हमें इंडिपेंडेंट मिली थी वो सारे के सारे लोगों के बीच में जो है यूनिटी थी, तब जाके मतलब हमें इंडिपेंडेंस मिली। जहां पे यूनिटी नहीं होगी वहां पर आपको बेटा लड़ाई झगड़े ही देखने को मिलेंगे बेटा। तो ये जो चैप्टर है अब ये जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, ये आज जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके आपने जो है बेटा नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और नोटबुक कंप्लीट करनी है। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।